मैं खुद दिल से आहत हूँ। हम दिल से क्यों आहत हैं? अगर ये सीज फायर किसी दूसरी कंट्री के जरिए होता तो शायद हमें इतना बुरा ना लगता। बुरा मेरे पाकिस्तान जैसा इतना सा देश जो हर तरीके से कमजोर है, वो देश आतंकी घोषित था, आतंकवाद की फैक्ट्री जिसको बोलते थे, मानते भी थे, साबित भी हुआ था। वो देश आज इतने बड़े जो विश्व युद्ध में बदलने वाला था तीसरे में, एक ऐसे युद्ध की मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है। तो ये भारत की विदेश नीति, भारत की लीडरशिप, भारत की कूटनीति फेल्योर का सबसे बड़ा उदाहरण है। शर्मनाक स्थिति बनी है। हम चाहे कहते रहे विश्व गुरु है फिलहाल, लेकिन सच पूछे तो हमारा सर झुक गया है। बहुत शर्मनाक स्थिति भारत देश के लिए। भारत की वैल्यू औकात सब खत्म कर दी इन्होंने। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध करीब 37 दिन चला और आज सीज फायर हुआ। सीज फायर से पहले बहुत विवाद छिड़ा। ट्रम्प कभी बार बार डेडलाइन देते रहे, 10 दिन की, कभी 5 दिन की, कभी 2 दिन की। क़यामत की रात आएगी और वो कल भी रात हो सकती है, इस तरह की धमकियाँ सीज फायर से पहले उतरी और रात फिर सीज फायर हो गया। कैसे देखते हैं पूरे मामले में? मेरे साथ लोकेश लालपुरी जी हैं जो काफ़ी बारीकी से इस पूरे युद्ध पर नज़र बनाए हुए थे। लोकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई आपका ये जो 37-38 दिन से युद्ध चल रहा था और भयंकर स्थिति में जाने वाला युद्ध था, अमेरिका की बयानबाजी, ट्रंप की खास तौर से, वो क़यामत बर्पा करने की बात कह रहे थे, उनके संपूर्ण ढांचे को ध्वस्त करने की चेतावनी देते हुए, और क़यामत की रात वो कल भी हो सकती है, इस तरह की बात। और उसके बाद फिर सीज फायर, और सीज फायर के मध्यस्थता पाकिस्तान। कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? बड़ा उलझा हुआ मसला है मुस्तफा भाई। आप देखो, जिस दिन उन्होंने हमला किया था ईरान के ऊपर, उससे पहले ओमान की बातचीत चल रही थी, उस समय भी बात ही चल रही थी, और ओमान ने बाद में कहा कि लगभग चीजें फाइनल थी। और उसके बाद अचानक इन्होंने हमला कर दिया। तो उस हमले के बाद क्या हुआ कि दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्थाओं में दिक्कतें आई, क्योंकि तेल की, गैस की, सब के रेट बढ़े बहुत ज़्यादा। तो सारे देश इस समस्या में, जिसमें हमारा देश भी शामिल है और बहुत सारे देश शामिल है। खुद अमेरिका तक में दिक्कत हुई, वहाँ पर महंगाई बढ़ी है, क्योंकि तेल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, जब इन्होंने हमला किया और पहले झटके में ही उनकी पूरी टॉप लीडरशिप उड़ा दी अमेरिका इजराइल ने, तो उसके बाद 12 घंटे भी नहीं लगे, उन्होंने पलट के हमला शुरू कर दिया। और शायद या तो अमेरिका और इजराइल उनको सही तरीके से आकलन नहीं कर पाए कि ईरान की असली ताकत क्या है, या फिर वो जानबूझ के, पता था सब कुछ, उसके बावजूद यहाँ तक लेकर के गए। क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो आमतौर पर जनता को पता नहीं लग पाता, और ये जो बड़े बड़े देश हैं ये कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। कभी रेट गिराते हैं, किसी चीज़ के घटाते हैं, बढ़ाते हैं। शेयर मार्केट का बड़ा तगड़ा इसमें रहा, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। आमतौर पर होता ही था कि ट्रम्प साहब बयान देते तो शेयर मार्केट चढ़ जाता था, फिर लड़ाई होती थी, फिर गिरता था। यानी व्यापारिक नफे नुकसान के लिए भी ये जंग लोगों पर थोपते हैं। बिल्कुल थोपते हैं, ये शुरू से करते आए हैं। बहरहाल अंततः कुल मिलाकर के ये हुआ कि जब बिल्कुल लगा कि शायद आज रात को बर्बादी पूरी होगी और भयंकर हमला होगा, तो अचानक हुआ कि सीज फायर हुआ। अभी सीज फायर के पीछे क्या क्या है और सीज फायर कब तक टिकेगा, ये तो बताएगा वक्त। अभी 2 हफ्ते के लिए, अभी 2 हफ्ते के लिए कहा गया, चूंकि पहले भी ऐसा कहा गया था कि हमला नहीं करेंगे, फला दिन करेंगे, फिर भी हमले हो गए। मुझे नहीं अच्छा, एक इसमें विश्वास नहीं किया जा सकता अमेरिका पर। अब इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं, अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं, इजराइल के ऊपर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। अभी आपने ध्यान नहीं दिया, इस पूरे के बाद में क्या हुआ, इस जो 10 सूत्री कार्यक्रम था, जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें गाजा कहाँ है, इसमें लेबनान कहाँ है, इसमें बाकी चीज कहाँ है, फिलिस्तीन कहाँ है। से जूझ रहे हैं जंग से। हाँ, जो इस पूरे मध्य एशिया को हमेशा स्थिर करता है वो गाजा, लेबनान और फिलिस्तीन मुद्दा ही है। लेकिन उसके तीसरे नंबर में लेबनान का मुद्दा उन्होंने शामिल किया था ईरान के द्वारा, जो 10 सूत्री आया था मुद्दे, उसमें लेबनान का मैटर था। लेकिन नेतन्याहू का बयान आया, उन्होंने कहा कि युद्ध विराम हमारी तरफ से हुआ, लेबनान इसमें शामिल नहीं है, हम तो करते रहेंगे, और शायद वो कर भी रहेंगे। अब मुझे देखना ये है कि ये स्थायी रहेगा, टिकेगा, या दोबारा युद्ध भड़केगा। हालांकि जो मेरे निजी राय, मुझे ऐसा लगता है शायद अमेरिका पूरी तरह परेशान हो चुका था, कुछ घरेलू दबाव भी थे उनके ऊपर, अपने देश के उनका विरोध शुरू हो गया था, और 85 सांसदों ने इस्तीफा भी मांग लिया था, उनको हटाने की बात भी चली थी। बहुत ज़्यादा लोकप्रिय फिलहाल वो है, हालांकि बड़बोले हैं, बचकर निकलने की वो कहते हैं ना, शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में, कि पतली गली से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, पतली गली से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया, अब वो सबने आपको बाहर समझ रहे होंगे। चूंकि एक महत्वपूर्ण जो चीज थी वो ईरान ने भी स्वीकार की है, वो कब तक टिकेगी मुझे नहीं पता। उनकी जो मुख्य एक मांग थी कि
गल्फ से अमेरिका पूरी तरह बाहर हो जाए। जो उनके बेसिस हैं उनको हटाए वहां से। हाँ, उस पर शायद वो फिलहाल सरेंडर ईरान भी कर गया, उन्हें इस मुद्दे को तूल नहीं दी। अब मुख्य चीज यही है मुस्तफा भाई कि ये कब तक शांति रहेगी, कब तक टिकेगी। मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के फिलहाल संतुष्ट नहीं हूँ कि ये टिकाऊ है। जिस तरह की ट्रंप की धमकी थी, बहुत ही भयानक धमकी थी, और उसके बाद ईरानी लोग मानव श्रृंखला बना करके अपने संसाधनों की का घेराव करते दिखे, तो ईरानी लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखो, जिस दिन इन्होंने ईरान की टॉप लीडरशिप को उड़ाया था, मेरे ख्याल से वो उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक चूक थी। और वो चूक क्यों थी? इन्हें ये लगता था कि अगर आप जैसी, जिसमें हमारे पीएम भी शायद फंसे थे उसी ट्रैप में, जहां तक मुझे लगता चाहते थे। है, मेरी निजी राय है कि हमारे जो पीएम थे वो जो 1-2 दिन पहले वहां गए थे इजराइल में, 2 दिन पहले 2 दिन पहले गए थे, तो शायद ये समझा गया था कि हमें 6 से 8 दिन लगेंगे, हद से 1 हफ्ता लगेगा, और ईरान हमारे कब्जे में होगा, हम वहां को पपेट आदमी बिठा देंगे सत्ता में। लेकिन वहां का शायद पूरा स्ट्रक्चर नहीं समझ पाए, या फिर वो जो उड़ाया टॉप लीडरशिप को एकदम, तो शायद ईरान के अंदर एकदम पूरी जनता एकजुट होकर साथ आ गई। तो आप किसी भी देश की अगर लीडरशिप को उड़ा देंगे, वो भी जो 6000 साल पुरानी सभ्यता हो, ऐसे देश में अगर आप किसी टॉप लीडरशिप को एक झटके में उड़ा देंगे, और सिर्फ देश की नहीं, वो धार्मिक लीडरशिप भी थी। तो अगर आप भारत के साथ ऐसा करेंगे तो भारत भी ऐसा ही होगा, हम सब अपने मतभेद बुलाएंगे और सब लोग एक साथ खड़े होंगे। तो ये चलता है, इस बात को शायद वो जज नहीं कर पाए टाइम पे, और उसका नतीजा ये हुआ कि ईरान की पूरी जनता अपने देश के साथ खड़ी हो गई, ईरान अमेरिका और इसराइल के विरोध में खड़ी हो गई। तो अब तक ये जो भी घटनाक्रम हुआ, वार प्रतिवार होते रहे, और लास्ट में सीज फायर, तो किसकी हार किसकी जीत? अब इनके पैमाने अलग अलग है नापने के। अगर हम ये देखें कि बर्बादी किसकी ज्यादा हुई है, यानी किसके ऊपर ज्यादा हमले हुए, तो दोनों तरफ से कम नहीं है, सच बात तो ये है। लेकिन क्या हुआ कि ईरान को एक साथ कई सारे मोर्चे खोलने पड़े थे गल्फ में, जहां जहां भी अमेरिकन होते हर जगह हमला करते रहे। इसराइल के ऊपर हमला हुआ, ईरान ने कोई भी हमला अमेरिका के ऊपर सीधे तो नहीं किया, तो दूर बैठा अमेरिका, तो यही खूबी अमेरिका की, उसका अपना देश बड़ा सुरक्षित होता है, दुनिया भर में हमले करता घूमता रहता। तो लेकिन ईरान की बर्बादी भी कम नहीं हुई है। लेकिन जो फिलहाल हासिल हुआ है ईरान को, तो मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि इसमें हार जो हुई वो अमेरिका और इसराइल की हुई है। ईरान एक तरीके से विजेता बन करके उभरा है, कई अर्थों में विजेता बन के उभरा है। उसके अपने देश के जितने मामले थे वो सेटल हुए, तब उनका कोई विरोध वहां नहीं है। पहली चीज तो यही हुई है। दूसरे, हॉर्मुज उनके कब्जे में आ गया। अब आप ये मान के चले कि पक्का हमेशा के लिए ये रहेगा कि हॉर्मुज पे हमेशा एक तरीके से वहां उनका टोल टैक्स लग गया, और ये शर्त उनकी ज्यादा मजबूत रही कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, और वो इन्हें स्वीकार करनी पड़ी है। अब जो वहां से जहाज वगैरह निकलेंगे वो सब उसका टोल देना पड़ेगा, और वो काफी ठीक ठाक टोल है। मतलब वो जो एक उनकी डिमांड थी ना ईरान की कि मुआवजा दे हमारी बर्बादी का, वो अमेरिका ने ऐसे स्वीकार कर लिया, इनडायरेक्ट में स्वीकार हुआ है कि अब आप यहाँ से निकालते रहे, पैसा वसूल करते रहिए। और ये उसकी बहुत अच्छी बात लगी मुझे ईरान की, उन्होंने कहा कि इसमें ओमान शामिल होगा, जो टोल आएगा हम उसके साथ बांटेंगे, ओमान दोनों का कब्जा रहेगा। अच्छा, इस पूरी सामने सीज फायर में जो 2 हफ्ते का फिलहाल मिला है हुआ है, पाकिस्तान की भूमिका है इसमें, हम कहाँ हैं? देखो ये क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे? देखो मुस्तफा भाई, मैंने आज फेसबुक पे लिखा है, मतलब मैं खुद दिल से आहत हूँ। हम दिल से क्यों आते हैं? अगर ये सीज फायर किसी दूसरी कंट्री के जरिए होता तो शायद हमें इतना बुरा ना लगता, बुरा तब भी लगता, क्योंकि हम यहाँ 140 करोड़ की पॉपुलेशन, जितनी पूरे मिडिल ईस्ट की जनसंख्या नहीं है, उससे ज्यादा मुस्लिम हमारे देश में रहते हैं। दुनिया में दूसरे नंबर की आबादी मुस्लिम की हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। उसके बावजूद पाकिस्तान जैसा इतना सा देश जो हर तरीके से कमजोर है, मजबूत नहीं है, बस एक क्या है, उसके पास एटॉमिक पावर है। तो अगर ऐसा देश मध्यस्थता कर रहा है, जो चीन का भी प्यारा है और अमेरिका का भी दुलारा बन गया, और आजकल रूस का भी किसी हद तक दुलारा बना हुआ है, और ईरान का भी दुलारा हो ही गया एक तरीके से, यानी जो भी विश्व महाशक्तियां हैं उन सबका दुलारा। अब यहाँ सवाल उठता है कि फिर हमारी जो कूटनीति, हमारी विदेश नीति कहाँ थी? यानी हमने अपने आप के साथ ब्लंडर कैसे कर लिया, जो आज हमें कोई पूछ नहीं रहा। आपके पड़ोस में कोई काम हो रहा है और आपको कोई पूछ नहीं रहा है, वो भी ऐसे देश, जो देश हमारा परंपरागत दोस्त रहा है, जिसने हर जगह हमारा साथ दिया 1979 के बाद से। तो अगर ऐसे देश के साथ कोई मामला है, और अमेरिका से हम बड़े करीबी बताए जाते हैं कि ट्रंप के साथ दोस्ती है, फलाना है, दिमाग, अब तो यही चर्चा था ना, अमेरिका के हम बड़े करीबी, उसके बावजूद भी अगर इस पूरे सीज फायर में हिंदुस्तान का कहीं जिक्र तक नहीं है, ये टॉक जो इस्लामाबाद होगी 10 तारीख में, वो दिल्ली में होनी चाहिए थी, जो भारत की एक क्षेत्रीय पावर के बतौर। भाई एशिया में 2 ही तो सबसे बड़ी पावर है, चीन और भारत, जनसंख्या के हिसाब से भी, मिलिट्री के हिसाब से भी, और दोनों बहुत पुराने देश भी हैं, पुरानी सभ्यताएं भी हैं। एक आतंकी देश को विश्व
पटल पर आतंकी देश घोषित करने के बजाय हम उसको ऐसा देख रहे हैं कि वो मध्यस्थता कर रहा है विश्व शक्तियों के मैं बीच वही तो कह रहा हूँ, जो देश आतंकी घोषित था, आतंकवाद की फैक्ट्री जिसको बोलते थे, मानते भी थे, साबित भी हुआ था, वो देश आज इतने बड़े, जो एक विश्व युद्ध में बदलने वाला था तीसरे में, एक ऐसे युद्ध की मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है। तो ये भारत की विदेश नीति, भारत की लीडरशिप, भारत की कूटनीति फेल्योर का सबसे बड़ा उदाहरण है। यानी कि सीज फायर के साथ भारत के लिए एक गलत शर्मनाक खबर है। शर्मनाक स्थिति बनी है। हम चाहे कहते रहे विश्व गुरु है फिलहाल, लेकिन सच पूछे तो हमारा सर झुक गया है। हम्म, बहुत शर्मनाक स्थिति भारत देश के लिए है। भारत की वैल्यू औकात सब खत्म कर दी इन्होंने। तो विदेश नीति क्या कहेंगे विदेश? फेल्योर, एक लाइन में फेल, टोटली फेल। ये तो उस दिन तय हो गया था जिस दिन ये इजराइल गए थे, 2 दिन बाद हमला हो गया था, तो तभी फेल हो गया था। यानी आप दुनिया में चल क्या रहा है, आप उसका सही अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं। तो आपको अपनी पावर ही नहीं पता है कि आपके पास एक्चुअल पावर हिंदुस्तान की है क्या। अच्छा, ये तत्कालिक देश में क्या प्रभाव पड़ेंगे इस विदेशी नीति की फेल्योर की? जब कोई विदेश नीति फेल होती है तो देश में उसके बड़े गंभीर परिणाम तो हमेशा होते हैं, क्योंकि आपकी विदेशों में औकात खत्म होती है। और देखिए, आज ग्लोबल दुनिया है, एक दूसरे देश को एक दूसरे देश से बहुत गहरे, बड़े जरूरी व्यापारिक, सामरिक, बहुत सारे काम पड़ते हैं। और जब आपकी पावर की खत्म होती है, वैल्यू नहीं बचती, तो फिर आपको कोई ठेंगे पे भी नहीं रखता। जब दुनिया आपको ठेंगे पे नहीं रखेगी तो फिर आपके देश में आपकी स्थिति कहाँ बची, आपका देश की मजबूती कहाँ बची। तो स्थिति बड़ी विकट है। और ये जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, शायद ये अगले दशकों तक हम इसको सुधार नहीं पाएंगे। दशकों तक नहीं सुधार पाएंगे। ये तो आप बेहतर ये समझिए कि ईरान ने गंभीरता दिखाई किसी हद तक, या ऐसा नहीं कि जैसे वहां से तेल की कुछ जहाज वगैरह आए, बदले में सामान गया है, दवाइयां गई, बहुत सारी चीजें गई हैं। और ये उनकी, मैं मानता, बड़प्पन मानता हूँ, उन्होंने थैंक यू इंडिया बोला लगातार। थैंक यू इंडिया के लोग। हाँ, इंडिया के लोग, ये खास बात है, क्योंकि भारत सरकार ने थैंक यू इंडिया के लोग, क्योंकि भारतीयों ने उनके प्रति सहानुभूति दिखाई थी, उन्होंने ऐसा बोला। अब यही जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि भारत के अंदर 140 करोड़ की पॉपुलेशन में लगभग कोई दुनिया की दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी है। पूरे मिडिल ईस्ट में जितने मुसलमान है, उससे ज्यादा इंडिया के अंदर मौजूद है। उसके बावजूद अगर हम ये पॉलिसी अख्तियार करते हैं जो हमने की हुई थी पिछले कुछ दिनों में, तो फिर ये तो एक तरह से ब्लंडर है। मौका हाथ से गवाया पक्ष में होते हैं। यार, ये बहुत जल्दी काबू में नहीं आएगा, क्योंकि विदेश नीति की सरकार के बदलने की दूसरे देशों पर प्रभाव नहीं पड़ता। कि आपने ये ऐसा थोड़ी होता कि दिन नहीं, कल कांग्रेस आया क्या बोला, नहीं तो भाजपा के लोग थे वो ब्लंडर कर गए। जो बट्टा लग गया तो लग गया, तो लग गया। आपकी छवि पे एक बार देश की बट्टा लग गया, आपकी विश्वसनीयता एक बार खत्म हुई, तो उसके बाद तो फिर उसे 10 को लगते हैं सुधारने में, बहुत कुछ देना पड़ता है उसके बदले में, कई चीज सेटल करने में। तो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। धन्यवाद। ये थे लोकेश लालपुरी जी, जिनका आपने सुना। आपकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।